बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी तक हम चैप्टर मोशन पढ़ रहे थे और उसके क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। तो आज हमने इसका सेकंड चैप्टर जो है फिज़िक्स का, वो है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इससे पहले हमने मोशन की बात की थी, तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, जैसे कि हमने देखा कि स्पीड, या हमने वेलोसिटी की बात की, हमने एक्सेलरेशन की बात की। तो इन चीज़ों का जब हम जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में एक और चीज़ आ जाता है कि जब हम कोई चीज़, किसी चीज़ को मोशन में लाते हैं तो उसके पीछे जो काज होता है, उसके पीछे जो वजह होती है वो क्या होता है। ठीक है, उसके पीछे कोई वजह होनी चाहिए। ठीक, यानी जब हम किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, जिस तरह से हम एक्सेलरेशन देखते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है किसी टाइम में, तो हम उस वक्त सिर्फ इतना ही देखते हैं कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है। लेकिन जब हम देखते हैं इसके पीछे वजह क्या है, तो उस वक्त हमारे सामने एक और टर्म आ जाती है जिसको हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ कि कोई बॉल मोशन में है, ग्राउंड पे वो ऐसे किसी बैट्समैन ने हिट मारा और उसके बाद बॉल काफ़ी दूर तक चली जाती है और फाइनली वो क्या करती है, स्टॉप करती है ना। या इसी तरह से हम और भी चीज़ें देखते हैं कि जब हम कोई चीज़ ले लेते हैं तो वो मूव कर रही होती है, हम पैडल करते हैं, सपोज़ अपने साइकिल जो हम चला रहे होते हैं, या गाड़ी जो चल रही होती है वो मूव करती है, वो मोशन में आ जाती है। लेकिन एक स्पॉट ऐसा आ जाता है, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब वो रुक जाती है। तो इसका मतलब है कि इनके पीछे कोई ऐसी वजह होनी चाहिए। अब अगर हमने किसी चीज़ को मारा, वो काफ़ी दूर तक चला जाता है, तो वो क्यों नहीं वो कंटिन्यूसली वहीं से मूवमेंट में रहता है, मोशन में क्यों नहीं रहता है वो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के पीछे एक वजह होती है जिसको हम फोर्स कहते हैं। फोर्स तो हम बचपन से डिफाइन करते चले आए हैं, पुश और पुल इज़ कॉल्ड फोर्स। हालांकि जब हम इस क्लास में फोर्स को डिफाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए हालांकि कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर हम उस पुश और पुल पे देखें, हालांकि वो भी कोई अच्छी डेफिनेशन नहीं है इसकी, वो भी कोई, मैं कहूँगा कि उस डेफिनेशन को हम कतई भी यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। हालांकि जब हम किसी चीज़ को पुश या पुल करते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, वो उसके, हम कहेंगे कि उसके कॉजेज़ होते हैं, या हम कहेंगे कि वो उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, है ना। वरना हम ऐसे उसको फोर्स नहीं बोल सकते हैं। अभी हम आगे, हमने इंशाल्लाह जब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से हम फोर्स को समझ सकते हैं, मास, एक्सेलरेशन, बाकी चीज़ें जो है, मोमेंटम, जब देखेंगे तो उसमें हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कोई चीज़ क्यों मूव करती है, उसके पीछे क्या वजह होती है। यानी हम ऐसे ही नहीं कह सकते हैं कोई किसी चीज़ को कि फोर्स हम पुश और पुल को सिर्फ बोलते हैं। तो अब हमने यहाँ पर, मैंने थोड़ी सी एक डेफिनेशन यहाँ पे रखी है आपके सामने। तो ये, हालांकि ये भी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अब जब आपको लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फोर्स इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल कॉज। तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं, ये एक कॉज है दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी वंस अप्लाइड। यानी जो कोई बॉडी किसी भी स्टेट में हो, चाहे स्टेट ऑफ रेस्ट में हो या मोशन में हो, ठीक है, जब हम उस पर वो अप्लाई करते हैं, वो एक्सटर्नल कॉज अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद वो बॉडी अगर सपोज स्टेट ऑफ रेस्ट में थी, वो मोशन में आएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर वो मोशन में थी तो हम कह सकते हैं कि वो रेस्ट में आ सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फोर्स इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल कॉज दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी वंस अप्लाइड। ठीक है, यानी जब हम उसको अप्लाई करते हैं उस बॉडी का स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है, या हम कहेंगे इट टेंड्स टू चेंज। टेंड्स टू चेंज मीन्स यहाँ पर कि जब हम किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ये डेफिनेट ज़रूरी नहीं है कि वो चेंज हो सकता है, उसका स्टेट चेंज हो सकता
है। अभी हम थोड़े आगे जब हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें आप अच्छी तरह से समझोगे कि टेंड्स टू चेंज का मतलब क्या होता है। हम सोचेंगे कि इस वक्त तो हमें शायद ये क्लियर नहीं हो सकता है कि टेंड्स टू चेंज क्या है, लेकिन टेंड्स टू चेंज अभी हम जब बैलेंस्ड फोर्सेस पढ़ेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो फिर इसी तरह से अगर आप कोई बॉडी हमारी रेस्ट में थी वो मोशन में आ जाएगी, अगर मोशन में थी तो वो रेस्ट में आ जाएगी। इसके बाद फिर इट कैन ऑल्सो कॉज ए चेंज इन द डायरेक्शन, शेप, साइज एटसेट्रा ऑफ द बॉडी। तो इसकी वजह से जब हम किसी चीज़ पर एक्सटर्नल कॉज अप्लाई करते हैं, ये फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये इसको क्या होता है, हम कहेंगे कि ये किसी चीज़ की डायरेक्शन, उसकी शेप, उसकी साइज़ को चेंज कर सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, जस्ट क्या है, हालांकि जब हम उसकी शेप, डायरेक्शन चेंज उस पर आ जाते हैं, शेप पे आ जाते हैं, साइज़ पे आ जाते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है इसका कि जब हम उसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं, यानी फोर्स से क्या होता है, फोर्स से डायरेक्शन चेंज होती है, ये इफेक्ट है ना। इसी तरह से फोर्स से क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक। या फोर्स से हम किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं, किसी जो रेस्ट में बॉडी हो, स्टेशनरी बॉडी को हम मोशन में ला सकते हैं। ये जस्ट दीज आर द इफेक्ट्स एंड वी नो दैट दिस फोर्स व्हेन वी clearly come on it, we can simply say it's a cause, it's just a cause, ठीक है, but there's no proper definition and there's no proper definition for it that you would like to use and you can say that it is final. No, you can't ever say that. okay, इसके बाद मैंने इसके दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है, we cannot see or taste the force, क्योंकि हम फोर्स को नहीं देखते हैं, ठीक है। only क्या करते हैं हम बट वी कैन सी और फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स, हम सिर्फ इसका फील कर सकते हैं या हम इसका देख सकते हैं, क्या इफ़ेक्ट हम इसका देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स भी दी गई हैं, तो चूंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया वी कैन नॉट सी और टेस्ट, हम फोर्स को ऐसे जैसे हमारे कोई फिजिकल कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है हमारा जिसको हम देख सकते हैं, उसको यहाँ पर हम टेस्ट कर सकते हैं, ये वैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। जिस तरह से हमने अपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, जिस तरह हमारे से कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, यानी जिनको हम जस्ट फील कर सकते हैं, उनको हम देख नहीं सकते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, लव है ना, तो वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, हमें इंग्लिश का यहाँ पे नहीं जिक्र करना है, जस्ट मुझे यही बताना है आपको कि फोर्स इज़ ओनली वी कैन से इट इज़, वी कैन नॉट सी और टेस्ट द फोर्स, और वी कैन नॉट सी इट है, बट वी कैन जस्ट सी, सॉरी वी कैन जस्ट सी और बट वी कैन, मैंने यहाँ पे लिखा है बट वी कैन फील द फोर्स, ठीक है। हम यहाँ इसका जब इफ़ेक्ट होता है उस इफ़ेक्ट को हम यहाँ पर देख सकते हैं या उसको हम फील कर सकते हैं, यानी फोर्स को हम खुद नहीं देख सकते हैं, उसके इफ़ेक्ट को हम देख या फील कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए इसके इफ़ेक्ट्स को हम कैसे समझ सकते हैं, उनको हम कैसे पढ़ सकते हैं। पहले मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। हाँ, पहली बात है इट कैन मूव द बॉडी एट रेस्ट, यानी जो कोई बॉडी रेस्ट में हो ये उसको मोशन में ला सकती है, उसको मूव करा सकती है। जैसे कि अ बॉल एट रेस्ट इज किक्ड एंड इट मूव्स, यानी जैसे कोई बॉल रुकी हुई थी, इस पर हमने किक मारी, कोई बॉल ऐसे स्टेशनरी थी है ना, तो उस पर हमने जब उस पर बॉल से बैट से हमने जब इसको यहाँ से स्ट्राइक किया तो ये दूर चली जाती है या ये मूवमेंट में आ जाती है, ये मोशन में आ जाती है, यानी इफेक्ट है, ठीक है। यानी फोर्स के इफेक्ट जो है यहाँ पर हमें हमारे सामने आ जाता है। इसी तरह से इट कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, इसी तरह से इसी का उल्टा, अगर कोई चीज़ चल रही थी, अगर कोई चीज़ मोशन में थी, उसको हम रोक सकते हैं, उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, उसको हम रेस्ट में ला सकते हैं। जैसे कि प्लेयर कैच ए मूविंग क्रिकेट बॉल जब कोई बैट्समैन जब किसी बॉल को हिट करता है तो वो ऊपर चली जाती है, काफ़ी दूर चली जाती है, और उसके बाद बैट्समैन फील्डर जो होता है उसको स्टॉप करता है या कैच करता है, यानी कि जो वो इससे पहले मोशन में थी अब ये रेस्ट में आ जाती है, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट है इट कैन चेंज स्पीड ऑफ द बॉडी। तो इससे फोर्स से क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या है, इससे किसी चीज़ की स्पीड भी चेंज हो सकती है। जैसे कि a ball moving slowly is hit resulting in
इंक्रीज इन स्पीड, यानी कोई बॉल आहिस्ता से चल रही थी, कोई बॉडी आहिस्ता से चल रही थी, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी स्पीड को इन्हेंस कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम बचपन में वो, अगर आपको याद होगा, वो व्हील जैसे वो चलाते थे, उसके बाद जब वो हम उसको थोड़ा 2-4 बार उसको मारते थे, थोड़ा दूर तक चली जाता था वो, और उसके बाद फाइनली वो आहिस्ता हो जाता था, हम फाइनली फिर से आ जाते थे, उसको फिर से मारते थे। या हमने जैसे कोई ऐसे वही स्विंग मशीन हमने देखी होगी, टेलर जो होता है वो जब उसको क्या करते हैं, जब वो मतलब स्विंग करता है वो, है ना, जब वो क्या कहते हैं उसको, स्टिचेस दे रहा होता है, तो उस वक्त क्या करता है वो स्विंग मशीन में, तो उसको जल्दी से उसको रोटेट करता है जो साइड में होता है उसके, तो हम देखते हैं फिर वो कंटिन्यूसली थोड़ा दूर तक चला जाता है, उसके बाद फाइनली आहिस्ता आहिस्ता से अपनी मोशन उसकी कम हो जाती है, और फाइनली उसके बाद फिर से उस पर उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। और इसी तरह से फिर यहाँ पर इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। इसी तरह से हम किसी बॉडी की जो किसी मतलब की साइड किसी की तरफ मूव कर रही हो, हम उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोई बॉलर आए, हाँ मैंने एग्जांपल लिखी है, अ बॉल बाउल्ड बाय बॉलर इज डिफ्लेक्टेड बाय बैट्समैन एंड इट्स डायरेक्शन चेंज, यानी कोई बॉलर बॉल करने के लिए आ गया, उसके बाद फिर बैट्समैन जो होता है वो उसको किसी और साइड की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है ना, हिट करता है या लॉफ्ट करता है या इसी तरह से ड्राइव करता है, किसी भी साइड उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ये भी एक्चुअली फोर्स का ही इफेक्ट होता है। इसी तरह से लास्ट में लिखा है इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। इसी तरह से हम किसी बॉडी का शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इन्फ्लेटिंग ए बैलून, यानी हमारे पास कोई बैलून हो, कोई गुब्बारा हो, उसमें हम इन्फ्लेट करते हैं, उसमें हम हवा भरते हैं, है ना, उसका साइज़ चेंज हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। या इसी तरह से अगर हम कोई रबर बॉल ले लेते हैं, उसको प्रेस करते हैं, उसका साइज़ भी उसकी शेप भी चेंज हो जाती है। तो ये कुछ जनरल जो इफ़ेक्ट्स होते हैं फोर्स के, तो इस तरह से हम कहेंगे कि इस तरह इन्हीं कुछ इफ़ेक्ट से हम फोर्स को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, क्योंकि आगे हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स आने वाले हैं जिससे हमारा फोर्स जो है वो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये कुछ इफ़ेक्ट्स थे जो हमें इसमें पढ़ने थे, ठीक है। उसके बाद फिर है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, यानी कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स के हालांकि बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपने वैसे 7th या 8th में पढ़ा होगा वो कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, हमें उनके साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको कहूँगा कि ये एक टाइप, ये जो फोर्स हैं इनके टाइप जब हम पढ़ेंगे तो इससे हमें ये पता चलेगा कि फोर्स का कितना रोल है और फोर्स को हम कैसे यहाँ पर और थोड़ा सा समझ सकते हैं। ये हर बार ज़रूरी नहीं है कि जब हम किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करें और उस वक्त वो चीज़ अपनी जगह से, सपोज़ वो स्टेट ऑफ रेस्ट में थी, वो मोशन में आ सकती है, या मोशन में थी हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास कोई ऐसी भारी चीज़ है, हाँ, उसको हम खींचना चाहेंगे लेकिन वो अपनी जगह से मूव नहीं होता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया, क्योंकि आगे वो हमारा एक चैप्टर है और हमारा एक दैट इज़ वर्क एनर्जी और कुछ है वो, तो उसमें हमारा वर्क आएगा, तो हम देखेंगे कि वर्क डन कब होता है, कैसे होता है। और इसी तरह से यहाँ पर यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत भारी हों, अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, और हम उस वक्त भी कह सकते हैं कि हमने हालांकि फोर्स अप्लाई किया, उस पर कॉज तो हम देखते हैं, कॉज उस पर उसका होता है, लेकिन इफेक्ट पे क्या होता है वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से हाँ चलो ठीक है, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाएगा वो इसी में जब हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं? बैलेंस्ड फोर्स मीन्स if the resultant of all the forces acting on a body is zero। देखिए मैंने यहाँ पर इसकी एक इमेज भी रखी है साथ में, तो देखिए जब हम कोई चीज़ ले लेते हैं जो या तो काफ़ी भारी हो या कोई और वजह हो जिसकी वजह से वो नहीं हिलती हो, ठीक है। ये चीज़ जो है, सपोज़ मैंने यहाँ पे टेबल पे एक पीस रखा है, कोई मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है, ठीक है। तो ये ब्लॉक जो है इसको मैंने यहाँ से एक जो यहाँ से फोर्स मैंने अप्लाई किया है जैसे कि P है ना, और कोई स्ट्रिंग इसके साथ मैंने कोई रस्सी बांधी है जैसे कि X, ठीक। देखिए इस टेबल पर जब कोई ऑब्जेक्ट हो, ये ब्लॉक जो है इस पर 4 फोर्सेस एक्ट करते हैं, ये याद रखना आप,
क्योंकि बैलेंस फोर्स को हम इसी से थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस पर कितने फोर्सेस एक्ट करते हैं एक साथ, 4 फोर्सेस एक्ट करते हैं। कौन कौन सा फोर्स? एक है फोर्स ये जो इसको आगे की तरफ खींचता है, ठीक है, पी, यानी जो ये खींचता है, पी फोर्स, ठीक है। इसी तरह से इसके पीछे यानी जब इसको आगे की तरफ खींचते हैं तो पीछे की तरफ एक और फोर्स होता है, यानी जो उसको पीछे की तरफ धकेलता है, पीछे की तरफ खींचता है, उसको हम यहाँ पे इसने हमने एफ लिखा है, इसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आगे का फोर्स जो पी था और एफ जो पीछे की तरफ है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, ठीक। यानी इनका रिजल्टेंट जो है, यानी जब हम नेट देखते हैं, नेट आखिर में हमारा क्या बचा इन दो में से, सपोज +1 है इसका वैल्यू, इसी तरह से प्लस फोर्स की बात चल रही है, मैं कहूँगा 1 न्यूटन हमने इसको आगे खींचा और 1 न्यूटन इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ खींचता है, हो गया कैंसिल, ठीक है। इसी तरह से इसके अलावा इसके ऊपर और भी 2 फोर्सेस होते हैं, एक होता है ऊपर की तरफ, दूसरा नीचे, क्योंकि नीचे की तरफ हर कोई फोर्स किसी चीज़ पर एक्ट करता है जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। यानी जो नीचे की तरफ हमेशा हर किसी चीज़ पर एक्ट करता है, जो कोई भी चीज़ हो, छोटा हो बड़ा हो, इंसान हो जो भी हो, तो हर किसी चीज़ पर नीचे की तरफ एक फोर्स एक्ट करता है, उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसका अपोजिट ऊपर की तरफ, स्काइज की तरफ एक और फोर्स इस पर एक्ट करता है जिसको हम फोर्स ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यानी यही फोर्स यानी जब नीचे की तरफ जितना एक्ट करता है, इसी तरह से इसी की तरफ ऊपर, इस पर ऊपर की तरफ से इतना ही फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींचता है। तो हम कहेंगे कि ये टोटल फोर्स जो इस पर है, नेट फोर्स जो है, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, आगे का और पीछे की तरफ जो फोर्सेस हैं ये भी एक दूसरे को इफेक्ट इसका कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इस किस्म के फोर्स को हम बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। यानी कि हम ऐसे इसको एक और वर्ड में ऐसे लिख सकते हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ इट आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। तो ये बैलेंस्ड फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से अगर वो रेस्ट में था वो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में था तो मोशन में ही रहेगा वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है जब ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट। जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वल फोर्सेस फ्रॉम ऑल साइड्स, आगे और पीछे का फोर्स सेम, नीचे और ऊपर की तरफ जो फोर्स जो है वो सेम हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं जो रिजल्टेंट नेट फोर्स जो हमारा आ जाता है फाइनली वो 0 हो जाता है। तो उस वक्त कोई भी चीज़ अपनी जगह से नहीं हिलती है, ये प्लीज़ आप ये याद रखिएगा। तो इस किस्म के फोर्स को हम उसको हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, उनको हम बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। यानी ये सारे फोर्सेस जब इस पर एक्ट करते हैं, जैसे कि और एक मिसाल है हमारे पास, टग ऑफ वॉर खेलते हैं, है ना। जैसे हम किसी रस्सी को खींचते हैं, एक साइड से हम उसके मतलब 5-6 आदमी खींचते हैं, दूसरे साइड से भी 5-6 आदमी खींचते हैं। तो अब हम जब इस रस्सी को खींचते हैं, हम देखते हैं बीच में जो हमारी रस्सी ये खड़ा हो जाती है, यानी ना उधर की तरफ राइट की तरफ ना लेफ्ट की तरफ जाती है, क्योंकि इनका फोर्स जो होता है वो सेम हो जाता है। अगर एक साइड से इसके सपोज 10 न्यूटन आ जाते हैं फोर्स, इसी तरह से उनके साइड से भी 10 न्यूटन फोर्स आ जाते हैं, और फाइनली हमारा जो नेट फोर्स होता है वो 0 हो जाता है। तो इसी किस्म के फोर्स को हम बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं, ठीक। तो इसी का अपोजिट जब हम पढ़ते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स को हम कैसे, हाँ मैंने यहाँ पे एक और बात भी लिखी है, दिस टाइप ऑफ फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। इससे बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाता है, ना मोशन और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ जस्ट रेस्ट की एग्जाम्पल ही बताई, अब मैं आपको मोशन का भी कुछ बताता हूँ। सपोज़ कोई बड़ी गाड़ी आ जाती है ना, वो मोशन में होती है, तो आप इसको अपने हाथ से रोकना चाहते हो, आप नहीं रोक पाते हो वो, है ना, वो मोशन में ही रहती है। तो उस वक्त हम देखते हैं कि हम कह सकते हैं कि ऐसी बॉडी को हम ऐसे मूव नहीं रोक नहीं पाते हैं, है ना, यानी जो मोशन में ही होती है। तो उस वक्त भी होती है ये ऐसी चीज़ें जब हम इन चीज़ों की बैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं। और उसके बाद फिर अनबैलेंस्ड फोर्स,
अनबैलेंस्ड फोर्स, हम फोर्सेस किन फोर्सेस को कहते हैं? फिर यहाँ पर इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन ए बॉडी इज़ नॉट ज़ीरो, इसी का अपोजिट, यानी अगर हम किसी चीज़ को हिलाते हूँ तो जब हम उसको हम आगे की तरफ खींचते हैं तो ये चीज़ जो है ये आगे की तरफ मूव करती है, इससे पहले मूव नहीं किया था बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। अब जब अनबैलेंस्ड फोर्स होता है उस वक्त क्या होता है, ये चीज़ जो है ये मूव करेगा, ठीक है। उस वक्त इनका इफेक्ट जो है, अगर हम नीचे और ऊपर का देखेंगे वो तो सिंपल है, वो तो उस वक्त भी बैलेंस्ड ही होते हैं, लेकिन जब हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ ये पुल जो है ना, तो ये क्या है, ये एक दूसरे को कैंसल नहीं करते हैं, ये इक्वल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कोई चीज़ आगे मूव करती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, हम किसी कार्ट को, किसी रेडी को हम ऐसे पुश कर रहे होते हैं तो वो मूव करती है, तो उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो कम पड़ता है उस वक्त, है ना, जिसकी वजह से ये चीज़ मूव करती है। तो शायद मैंने आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं बताया अभी, वैसे हमने वो 8th में अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें एक चैप्टर है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमारा एक टॉपिक वहाँ पर। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मीन्स कि जब कोई चीज़ हम उस पर जब चलते हैं आगे की तरफ होते हैं, हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ये इसमें क्या रेजिस्टेंस पैदा करता है पीछे की तरफ, ठीक है। यानी जब हम कोई चीज़ जो 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 किसी सरफेस में मौजूद होता है या किसी ऐसी चीज़ में मौजूद जो जितना रफ हो वो उतना उसमें ज़्यादा होता है, यानी जब हम किसी चीज़ पर ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमेशा ये फोर्स हमेशा पीछे की तरफ धकेलता है, जिसकी वजह से हम ज़मीन पर चल पाते हैं। अगर ज़मीन पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये ख़त्म हो जाता तो हम फिर हम इसको फिर नहीं समझ सकते, या सॉरी इस पर नहीं चल सकते हैं, ठीक है। चूँकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है तभी तो हाँ, तो अनबैलेंस्ड फोर्स का मैं यही बोल रहा था कि रोलिंग बॉल ऑन द ग्राउंड, जब कोई बॉल रोल कर रही हो तो इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है पीछे से वो कम हो रहा हो, तो जिसकी वजह से ये बॉल आगे बढ़ती है। यानी वो मैं और एक एग्जांपल है व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग ए बाइसिकल, यानी जब हम बाइसिकल को पैडल कर रहे होते हैं तो उस वक्त गाड़ी आगे बढ़ती है, लेकिन जब उसको पैडल करना छोड़ देते हैं और फाइनली हम देखते हैं ये गाड़ी जो होता है ये खुद ब खुद स्टॉप करती है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा फोर्स के नीचे वहाँ पर आ जाता है जो उसको रोकता है ना। तो जब ऐसे फोर्सेस, जब हमारे नेट रिजल्टेंट फोर्सेस जो होते हैं ये ज़ीरो नहीं होते हैं, तो उस वक्त हम उस किस्म के फोर्सेस को हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का ये क्लास है, इसी के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा और आपके पास बुक्स भी होंगी तो उन पे भी आप अच्छे से देखना इसको। उसके बाद फिर हमारे अगले टॉपिक्स आ जाते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, या हम देखेंगे और क्या होगा आगे, तो वो हम पढ़ेंगे। चलो बस आज इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।